Hello children, welcome back to your maths class with Poonam Bagga. We are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. By now we have learnt how to solve a given pair of linear equations in two variables by graphical method, and of the algebraic methods we have learnt the substitution method and the elimination method. Today we are going to discuss this cross multiplication method of solving a given pair of linear equations in two variables. We understand this method by the help of one example first. We have this example. The cost of 5 oranges and 3 apples is rupees 35 and the cost of 2 oranges and 4 apples is rupees 28. Let us find the cost of an orange and an apple. So here we have to find the cost of 1 orange and 1 apple. और हमें ये दिया है कि 5 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स का कॉस्ट है 35 रुपीज़ और 2 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स का कॉस्ट है रुपीज़ 28. तो यहाँ हमें पहले इक्वेशंस बनानी होंगी. तो हम मान लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज बी रुपीज़ X and that of 1 apple be rupees Y. Now we will form the equations. First condition क्या कह रहा है? 5 oranges. तो एक ऑरेंज है x रुपीज़, तो 5 ऑरेंज कितने रुपए के हो जाएंगे? It will be 5x. So we can say the cost of oranges, it's 5x, then plus 3 apples, तो 3 apples का कॉस्ट हो जाएगा 3y and this has been given equal to 35. और ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन बना सकते हैं. 2 ऑरेंजेस के लिए 2x और 4 एप्पल्स के लिए 4y इक्वल टू 28. ये हो गई हमारे पास दो इक्वेशंस. अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि ये मेथड क्या है. इसके लिए हमें इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लेना होगा. 5x प्लस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0. कॉन्स्टेंट टर्म को भी हम LHS में x और y की टर्म्स के साथ रखेंगे और ऐसे ही यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2x प्लस 4y माइनस 28 इक्वल टू 0. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? इसका तरीका ये है कि हम पहले लिखेंगे x, इसके बाद हम लिखेंगे y और इसके बाद हम लिखेंगे 1 और इसके बाद हम x के नीचे ये जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका एक अरेंजमेंट बनाएंगे y के नीचे भी और 1 के नीचे भी इन द डिनोमिनेटर. और वो कैसे करेंगे? x के नीचे हम x वाली टर्म्स को नहीं लिखेंगे, इसको भूल जाइए. और y वाले कोएफिशिएंट्स देखिए आप, 3 और 4 है पहले, तो हम लिखेंगे 3, 4 और यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे -35 और -28. समझिए आप, x के नीचे हम टर्म्स कैसे लिख रहे हैं? x वाली नहीं लिखनी है, y और कांस्टेंट टर्म्स, y की टर्म्स और कांस्टेंट लिखेंगे, x की नहीं लिखेंगे. x के नीचे 3 और 4, -35 और -28. फिर y के नीचे भी हम ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट बनाएंगे कोएफिशिएंट्स का. जो हमने यहाँ छोड़ा है -35 और -28, पहले तो यही लिखेंगे, रिपीट करेंगे -35 -28 और इसके बाद हम y वाले टर्म्स के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे. x वाले कौन से हो गए? 5 और 2. ये देखिए आप, 5 और 2. y के नीचे y वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट्स नहीं लिखने हैं. पहले ये कांस्टेंट आएगा क्योंकि हमने यहाँ छोड़ा था, वही रिपीट करेंगे और फिर x के कोएफिशिएंट्स आएंगे 5 और 2. आई होप यू आर गेटिंग इट. और फिर से 1 के नीचे ये 5 2 पर छोड़ा था, 5 और 2 पहले आएंगे और 1 के नीचे क्योंकि 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म्स नहीं लेंगे हम, 5 2 लिख दिया और इसके बाद हम लिखेंगे 3 एंड 4. ये अरेंजमेंट समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको नहीं आया है तो आप वीडियो रिवाइंड करके एक बार फिर से समझ सकते हैं. नाउ वी विल बी सॉल्विंग. कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं. यहाँ पर x के नीचे x अपॉन, फर्स्ट वी विल बी मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स. 3 और -28 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लिखेंगे माइनस
और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसी मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर 4 इंटू -35 करेंगे। समझ गए आप? पहले 3 और -28 को मल्टीप्लाई किया, देन दिस विल बी द माइनस, फॉर्मूले का माइनस है ये, और 4 इंटू -35। ऐसे ही y के नीचे करेंगे हम। y इन के नीचे पहले ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, 2 इंटू -35, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, 5 इंटू -28। क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐसे ही 1 के नीचे हम करेंगे 5 को पहले 4 से, देन -2 इंटू 3। गॉट इट? अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे। किस तरह से? ये जो फर्स्ट रेशो है और ये जो थर्ड रेशो है, इस रेशो से और इस रेशो से हम x की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इन दोनों रेशोज से हम y की वैल्यू निकालेंगे। सो वी बिगिन बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास है x अपॉन, लेट मी राइट हियर, 3 इंटू -28। इसको हम माइनस माइनस प्लस ले सकते हैं पहले, तो हम इसको पहले ले लेते हैं, 4 इंटू 35 को, 4 इंटू 35, और यहाँ आ जाएगा माइनस, ये वाला बीच में ले लेते हैं हम, 3 इंटू 28। उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। देखिए आप, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 35, तो ये प्लस में आ गया, और 28 का माइनस हमने बाहर ले लिया, -3 इंटू 28। और यहाँ हम लेने वाले हैं 1/5 इंटू 4 -2 इंटू 3। इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 35 -3 इंटू 28 अपॉन 5 इंटू 4 -2 इंटू 3। ये यहाँ से ऊपर चला गया क्रॉस में। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 35, 4 5s are 20, 2 carried, it will be 140, and 3 8s are 24, 2 carried, it will be 84, और यहाँ पर 5 4s are 20 minus 6. If you subtract, you will get it equal to 56, and 20 minus 6, it's 14, it will be equal to 4. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास equal to 4. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। और इसी तरह से हम अगर ये दोनों रेशोज लें, यहाँ से ये दोनों रेशोज लेंगे अगर हम, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस राइट हियर y अपॉन, लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई इट। आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं इसको, 5 इंटू 28, 5 इंटू 28, और फिर यहाँ से ये वाला माइनस जो है इसको हम बाहर ले लेते हैं और 2 इंटू 35 लिख लेते हैं, -2 इंटू 35, और ये इक्वल टू हो गया 1/5 इंटू 4 -2 इंटू 3। इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y विल बी इक्वल टू, ये यहाँ से ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 28 -2 इंटू 35 अपॉन 5 इंटू 4 -2 इंटू 3। सॉल्व करते हैं इसे, इट विल बी 5 8s are 40, 140 -70, 2 इंटू 35 is 70, एंड हियर 20 minus 6, ये मिल गया हमें 70 अपॉन 14, एंड दिस इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू मिल गई हमें 5। देखिए आप, अब x क्या था? कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, दिस विल बी ₹4, and y is the cost of 1 apple, and this is ₹5। और आप चाहें तो यहाँ पर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए आप, 5 ऑरेंजेस, तो 5 ऑरेंजेस का कॉस्ट हो गया 5 इंटू 4, और 3 एप्पल्स, इसका कॉस्ट हो गया 3 इंटू, लेट मी हैव अ लुक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y दैट वी हैव गॉट, इट्स 5। सो हियर 3 इंटू 5, देखिए कितना हो गया, 5 4s are 20 प्लस 15, इट्स 35, और यही तो आ रहा है 35। हमारा आंसर सही है, हम वेरीफाई कर रहे हैं आंसर को। ऐसे ही आप यहाँ पर कर सकते हैं, 2 इंटू 4 हो गए 2 ऑरेंजेस का कॉस्ट, और 4 एप्पल्स का हो गया 4 इंटू 5, तो 20 एंड 8, इट्स 28। बिल्कुल सही किया हमने।
तो ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब आप देखिए फिर से हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस बनी जिन्हें हमने इस फॉर्म में लिखा, कांस्टेंट को भी LHS में ले गए, यहाँ पर कांस्टेंट्स को भी हम LHS में ले गए दोनों में, और इसके बाद हमने x के नीचे कौन से कोएफिशिएंट्स लिखे, x वाले नहीं लिखने हैं, ये y वाले और कांस्टेंट्स ये हमने लिखे x के नीचे, और फिर y के नीचे हमने कौन से लिखे, ये तो रिपीट करेंगे पहले, और y की टर्म्स वाले नहीं लिखेंगे, 5 और 2 आ गया फिर, और 1 के नीचे हम कांस्टेंट्स नहीं लिखेंगे, 5 2 3 4, 5 2 पे छोड़ा था तो पहले 5 2 आएगा और फिर 3 4, और उसके बाद हमने इन्हें क्रॉस में मल्टीप्लाई किया था। आप देखिए इस तरह से, किस तरह से, पहले तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे और बाद में ये दोनों नंबर्स माइनस करके लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, इस तरह से। फिर फर्स्ट और थर्ड इन दोनों रेशियोज से हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी, ये देखिए आप, ये दोनों रेशियोज लिए और ये x की वैल्यू निकल गई, और फिर हमने जब सेकंड और थर्ड रेशियो लिया, इससे हमें यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने से ये y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ आप ये सोच सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, क्या ये सही भी है या नहीं, तो आप ज़रा एलिमिनेशन मेथड को देखिए। लेट अस नाउ डू द एलिमिनेशन मेथड। आई एम यूजिंग द वाइट पेन फॉर एलिमिनेशन मेथड। हमारी इक्वेशंस क्या हैं, देखिए इक्वेशंस है 5x प्लस 3y इक्वल टू 35, 5x प्लस 3y इक्वल टू 35, ये है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 28। मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से कंपेयर करके अब आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए आप, यहाँ पर अगर हम y के कोएफिशिएंट सेम करें तो इक्वेशन 1 को तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ताकि 4 3 जा 12 हो जाए, और इक्वेशन 2 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ताकि यहाँ पर 3 4 जा 12 हो जाए और दोनों ही कैंसिल हो पाए टर्म्स। तो हम अगर फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5x प्लस 4 इंटू 3y इक्वल टू 4 इंटू 35, और ऐसे ही ये हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस 4 इंटू 3y इक्वल टू 28 इंटू 3। और अब हम सॉल्व करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होगा, और ये दोनों तो कैंसिल हो गई टर्म्स, 12y, और यहाँ हमें क्या मिला, 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 x। देखिए आप, 5 इंटू 4 2 इंटू 3 माइनस हो रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, 4 इंटू 35, लेट मी ब्रिंग इट समवॉट हियर, 4 इंटू 35 माइनस 3 इंटू 28, ये मिल गया हमें RHS में। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, देखिए आप, 4 इंटू 35 माइनस 3 इंटू 28 अपॉन 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, और ये वही एक्सप्रेशन है, देखिए आप, ये वाला, ये और ये बिल्कुल सेम है। आप देखिए 4 इंटू 35 माइनस 3 इंटू 28, 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। तो यही काम जब हम एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो यही हमें मिल रहा है, और यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सेम रिजल्ट गेन कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कैसे वैलिड है ये रिजल्ट। नाउ फॉर अ जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इस फॉर्म में अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देख लेते हैं। नाउ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इस इक्वेशन के पेयर को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं x, y और 1। x के नीचे हम कोएफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे, x वाले नहीं लिखेंगे, y वाले लिखेंगे, b1 b2, और कांस्टेंट्स लिखेंगे c1 c2। ऐसे ही y के नीचे हम क्या लेंगे, y वाले नहीं लेंगे, यहाँ c1 c2 पे छोड़ा है तो c1 c2 रिपीट होगा, और y वाले नहीं लेंगे, a1 a2, और 1 के नीचे हम लेंगे, ये a1 a2 पे छोड़ा था तो a1 a2 दोबारा आएंगे, और
कॉन्स्टेंट्स नहीं लेंगे, B1 B2। इसके बाद आप यहाँ पर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले B1 C2 फिर माइनस और ये दोनों टर्म्स B2 C1। इसी तरह से यहाँ पर y के नीचे पहले ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, A2 C1 माइनस देन दीज टू टर्म्स A1 C2 एंड देन 1 अपॉन A1 B2 पहले, फिर माइनस फॉर्मूले का और फिर ये दोनों A2 B1। और जब आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे रेशियोज़ को, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। इन दोनों रेशियोज से हमने x की वैल्यू निकाल ली और इसी तरह से y की वैल्यू मिलेगी इन दोनों रेशियोज से, ये ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और A2 C1 माइनस A1 C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब ये सारा कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये अरेंजमेंट समझ लीजिए। ये अरेंजमेंट अगर हमें समझ में आ गया तो हम इजीली जो कोएफिशिएंट्स हैं ऐसे अरेंज कर सकते हैं और फिर तो क्या है, बस क्रॉस में मल्टीप्लाई करते जाना है और इस तरह से हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो बेहतर और समझ में आएगा। वी हैव दिस वर्ड प्रॉब्लम, फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 tickets टू मल्लेश्वरम and 3 tickets to Yeshwantpur, the total cost is ₹46. But if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwantpur, the total cost is ₹74. Find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yeshwantpur. तो जो पूछा है उसी को x और y मान के हम चलते हैं। हमसे पूछा क्या है कि बस स्टैंड से यशवंतपुर और मल्लेश्वरम के कितने फेयर्स हैं। फेयर मतलब किराया कितना है। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक बस स्टैंड है बैंगलोर में, वहाँ से अगर हम 2 टिकट ले रहे हैं मल्लेश्वरम की और 3 टिकट ले रहे हैं यशवंतपुर की, तो टोटल किराया है 46 रुपीज़। और अगर हम बस स्टैंड इन बैंगलोर वहाँ से 3 टिकट्स ले रहे हैं मल्लेश्वरम की और 5 टिकट्स ले रहे हैं यशवंतपुर की, तब टोटल किराया है 74 रुपीज़। और अब हमें फेयर निकालना है बस स्टैंड से मल्लेश्वरम के लिए और बस स्टैंड से यशवंतपुर के लिए अलग अलग फेयर निकालना है। ठीक है, तो ये जो 2 पूछे हैं इन्हीं को हम x और y मानते हैं। सॉल्यूशन, लेट द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम, it's be ₹x and to Yeshwantpur it's YESH also here, Yeshwantpur be ₹y. Okay, now according to the question, we will be forming 2 equations. देखिए 2 tickets to मल्लेश्वरम, एक टिकट का फेयर है, कॉस्ट है ₹x, तो 2 टिकट्स का हो गया 2x। और इसी तरह से एक टिकट का कॉस्ट है ₹y, तो यहाँ पर 3 टिकट्स का हो जाएगा 3y और ये टोटल दिया है 46। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। और ऐसे ही सेकंड बन जाएगी 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, तो ये कॉस्ट हो गया 3x और 5 टिकट्स टू यशवंतपुर, ये हो गया कॉस्ट 5y और दोनों का सम है 74। सो 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें ये कॉन्स्टेंट्स को LHS में लाना होगा, ये फॉर्म ज़रूरी है, याद रखिएगा। सो वी राइट द इक्वेशंस।
the equations are 2x plus 3y minus, let me have a look, 2x plus 3y minus 46, it is equal to 0, and 3x plus 5y minus 74, it is equal to 0. Again have a look, 3x plus 5y minus 74 is 0. Now x upon, we will be arranging the coefficients. कैसे अरेंज करेंगे? x के नीचे x वाले नहीं आएंगे, 3 और 5, और यहाँ पर -46 और -74. देन y के नीचे हम लिखेंगे, यही रिपीट होगा पहले तो, -46 -74, और फिर y वाले कोएफिशिएंट्स नहीं आएंगे, बचे हुए 2 और 3 आ जाएंगे, और फिर 1 के नीचे ये 2 और 3 पहले रिपीट होगा, और कांस्टेंट टर्म्स नहीं आएंगी, 3 और 5 बचे हुए जो हैं ये आ जाएंगे. गॉट इट? नाउ सिंपली मल्टीप्लाई इन क्रॉस. पहले 3 और -74 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 5 इंटू -46. दिस इज इक्वल टू y अपॉन, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 3 इंटू -46, देन माइनस, और फिर ये दोनों, ये माइनस फॉर्मूले का है, और अब हम लिखेंगे 2 इंटू -74, और यहाँ आ गया 1 अपॉन, पहले 2 इंटू 5 एंड देन -3 इंटू 3. Let us simplify now. This will give us x upon 3 into -74. This will be -3 4s are 12 and 1 carried we will get 222. और ये माइनस माइनस प्लस, 5 6 are 30 and then 3 carried it will be 230. यहाँ पर सॉल्व करते हैं. y upon 3 into 6 it's 18 and it's -138. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4s are 8 एंड 148, और यहाँ हमें मिलेगा 1 अपॉन 10 माइनस 9. अब हमें फर्स्ट और थर्ड वाले को सॉल्व करते हुए x और x की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट एंड थर्ड वन. ओके, x अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. 230 माइनस 222 इट विल बी 8 इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 9 इज 1. ये क्रॉस में ऊपर चला गया, x इज इक्वल टू 8. इससे हमें मिल गई x की वैल्यू. ये कहाँ से मिली? हमने ये फर्स्ट रेशो और लास्ट रेशो को कंपेयर किया और तब हमें ये मिली. एंड नाउ y अपॉन, ये हो गया आपका 10 आ जाएगा. आप देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. इसमें भी क्रॉस से मल्टीप्लाई करने पर y इक्वल टू 10 मिल गया हमें. Okay, now we have got the fair or the final answer now. The fair was asked and so this is the final answer. This we can write, hence the fare from bus stand to Malleshwaram is rupees 8 as you can see, and to Yashwantpur is rupees 10. Okay, and anytime you can verify your answer by placing these values in the conditions given in the question. So I leave this to you. Verify your answer by placing these numbers in the conditions given. Okay, then we have one more example. For which values of p does the pair of equations given below has unique solution? हमारे पास ये एक pair of equations है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये unknown है p, और p की कौन सी वैल्यू के लिए इस पेयर का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये हमसे पूछा है. तो यहाँ एक बार तीनों कंडीशंस को फिर से रिकॉल कर लेते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए थी. अगर हमारी इक्वेशंस हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है. तो हमने देखा था फर्स्ट कंडीशन थी
कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ऐसे केस में यूनिक सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस का हो रहा था। इसके बाद सेकंड कंडीशन थी कि इफ़ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 and c1 upon c2, all the three ratios are equal, then the equations have infinitely many solutions. ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। और फिर लास्ट कंडीशन जो थी कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, then in this case the pair of equations will have no common solution. Individually तो हर equation के many solutions होते हैं, पर commonly दोनों के एक साथ कोई भी solution नहीं होगा in this case. ठीक है, I hope आपको याद आ गया ये सब। और अब हम इन conditions के basis पर ये वाला question solve करते हैं। यहाँ पर unique solution की बात हो रही है, तो ये वाली condition apply होगी in case of unique solutions. ठीक है, तो let us now write, let me take the eraser. Let me erase this. Now we can write here comparing the given equations with these two equations, we get, what do we get? a1 equal to, let me erase this part also. We get a1 equal to how much? 4 and a2 is 2, then b1 is equal to p and b2 is 2. आप देख रहे हैं ना यहाँ से, ये b1 ये b2 and c1 is equal to 8 and c2 is equal to 2. इन दोनों इक्वेशन से इसको कंपेयर किया तो हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हमें दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन है इस पेयर का। सो द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही तो कंडीशन है। और अगर हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ रख दें तो a1 अपॉन a2 इज़ 4 अपॉन 2 एंड दिस इज़ नॉट इक्वल टू p अपॉन 2। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सेम है, तो इससे हमें मिलेगा कि p इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब इसका क्या मतलब है, हमसे तो पूछा था p की वैल्यू बताइए और हम बता रहे हैं कि p 4 के इक्वल नहीं है, तो p की वैल्यू क्या हुई फिर? तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दिया है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर p की वैल्यू 4 ना हो। p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। अगर p की वैल्यू हम 4 लेंगे तो इस पेयर ऑफ इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। 4 के अलावा अदर देन 4 इफ़ वी टेक एनी ऑफ द अदर वैल्यूज़, एनी अदर रियल नंबर, अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं 4 के अलावा और उसे यहाँ रखें तो इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अगर हम 4 रखें तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 2 और ये हो जाएगी 4। ये दोनों इक्वल, ये इक्वल नहीं, तो ये तो केस हो गया नो सॉल्यूशन का। अगर हम p की वैल्यू 4 लें तो ये तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, इसलिए p की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। 4 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे लिखने के लिए लेट मी मेक सम स्पेस ऑल्सो। वी कैन से द गिवन pair of equations will have a unique solution for
all values of p except 4. 4 नहीं होनी चाहिए, बस 4 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो इस पेयर का यूनिक सॉल्यूशन होगा. गॉट इट? देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन. For what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? ये आपकी बुक का एग्जाम्पल 16 है और हमें यहाँ फिर से एक पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का और ये कहा है कि इस पेयर के इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं और ऐसे केस में k की वैल्यू क्या होगी. आप देखिए यहाँ पर k एक कांस्टेंट दिखाई दे रहा है हमें, ये देखिए, तो k की वैल्यू निकालनी है. तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे और कॉन्स्टेंट्स का जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो लेंगे. उससे भी पहले हम लिखते हैं कंडीशन. द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इज a1/a2. बताइए, साथ साथ बताइए आप. इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ये कंडीशन होती है. और यहाँ पर a1/a2 क्या मिलेगा? k/12. a1 a2 क्या होते हैं? x के कोएफिशिएंट्स. और आप देखिए यहाँ पर k है और यहाँ पे 12 है. फिर b1 b2 होते हैं y के कोएफिशिएंट्स और आप देखेंगे यहाँ है ये 3 और b2 की वैल्यू हो गई k. एंड दिस इज इक्वल टू देन कांस्टेंट टर्म, ये पूरा ही कांस्टेंट है, -k-3 और नीचे मिल गया हमें -k. ठीक है, ये तीनों इक्वल कर दिए हमने रेशियोज. अब अगर हम फर्स्ट टू लें, टेकिंग द फर्स्ट टू रेशियोज, टेकिंग k/12 equal to 3/k, we get, what do we get? Have a look. ये k ऊपर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर और ये इधर, तो इससे मिल गया हमें k² इक्वल टू 12 इंटू 3 और k² इक्वल टू 36 और इससे k की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36 और ये हो जाएगा +-6, +6 भी और -6 भी. कैसे कि 6 इंटू 6 भी आपका 36 होता है और -6 इंटू -6 भी तो 36 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होकर. तो 36 का स्क्वायर रूट में +6 भी आएगा और -6 भी. तो यहाँ हमें k की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं. अब हमारे पास ये एक और सेट है, सेकेंड एंड थर्ड जो रेशोज़ हैं इनको अगर हम लें, ठीक है, लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज. ऑल्सो we have, what do we have? 3/k equal to -k-3 upon -k. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3k इक्वल टू k इंटू k-3 और सिंप्लीफाई करें तो 3k इक्वल टू k² माइनस 3k और अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो k² माइनस 3k तो यहाँ ऑलरेडी है ही, ये 3k भी इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ बचेगा कुछ नहीं, इसका मतलब 0. और वी कैन से दैट k² माइनस 6k इज इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं, k को कॉमन ले लिया तो आप देखिए k² में से एक k बाहर एक अंदर माइनस ये k तो बाहर है और 6 अंदर बैठेगा इक्वल टू 0. दिस मीन्स दैट आइदर k इज 0, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो k 0 है और k माइनस 6 इज 0, दोनों में से कोई एक तो 0 है तभी तो प्रोडक्ट 0 आ रहा है. और दिस मीन्स दैट k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6. अब आप देखिए जब हमने ये दोनों रेशियोज कंपेयर किए तो k की वैल्यू आ रही है 0 और 6 और जब हमने फर्स्ट टू रेशियोज कंपेयर किए थे तो k की वैल्यू थी +6 और -6. तो कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है दोनों केस में? 6. इसका मतलब 6 वो नंबर है, वो वैल्यू है k की जो बोथ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और k की वैल्यू इसलिए है +6. सो वी राइट हियर k इक्वल टू 6 satisfies
both the conditions. Hence, the given pair has the given pair of equations. यही तो क्वेश्चन था कि पेयर ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, कि की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो वही हम लिख रहे हैं. हेंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर k equal to 6. और यही हमसे पूछा था. So these were some examples. First we introduced what is cross multiplication method of solving a given pair of linear equations in two variables. Then we have done some examples based on it. I hope all this is very much clear. In our next class we will take up exercise 3.5 and do the questions according to the cross multiplication method. Before we take it in our next video, you can try it by your own. So by then, goodbye.